कभी सोचा है कि दो बिल्कुल अलग बड़े बड़े अपराध जिनके बीच ना कोई रिश्ता नजर आता हो, उनके पीछे एक ही छिपा हुआ ब्लूप्रिंट हो सकता है? मतलब एक ऐसी साजिश जो दो अलग अलग महाद्वीपों पर दशकों के फासले पर एक ही तरह की रणनीति से बुनी गई हो। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। जरा इन दो घटनाओं को देखिए। एक तरफ है 1993 का लास वेगास, जहां बिना एक गोली चलाए एक आर्मर्ड ट्रक से $30 लाख उड़ा लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है 2019 का पुलवामा, जहां एक जानलेवा आतंकवादी हमले में हमारे 40 सुरक्षाकर्मियों की जान चली जाती है। एक का मकसद था पैसा, दूसरे का सिर्फ तबाही। पहली नजर में तो इनमें कुछ भी कॉमन खोजना नामुमकिन सा लगता है। कहाँ एक बिना खून खराबे की चोरी और कहाँ एक भीषण आतंकी हमला। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर ऐसा क्या है जो एक जैसा हो सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही डरावना भी है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में उतरते हैं। यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन दो अलग अलग अपराधों की नींव एक ही थी। भले ही उनके मकसद और नतीजे कितने भी अलग क्यों ना रहे हों, दोनों को अंजाम देने के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मनोवैज्ञानिक हेरफेर के एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, इन साजिशों के पीछे के दिमाग पर। देखिए, हर बड़ी साजिश की तरह इन दोनों कहानियों की शुरुआत भी एक मास्टरमाइंड से होती है। एक ऐसा शातिर किरदार जो पर्दे के पीछे से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। चलिए जानते हैं ये कौन थे। लॉस वेगास वाले केस में यह किरदार था रॉबर्टो सोलिस, एक ऐसा आदमी जो हत्या के जुर्म में सजा काट रहा था, लेकिन जेल में उसने अपनी पूरी इमेज ही बदल डाली। उसने कविताएं लिखनी शुरू की और वो इतना मशहूर हो गया कि बड़े बड़े लेखक उसकी रिहाई की मांग करने लगे। और हुआ भी वही। 1991 में उसे पैरोल मिल गई। वो अपनी बातों से किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता था। और पुलवामा में यही भूमिका निभाई आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। उनका जमीनी ऑपरेटर था उमर फारूक, जो आईईडी बनाने का एक्सपर्ट था। उसे खास तौर पर भेजा ही इसलिए गया था कि वो स्थानीय भटके हुए नौजवानों को ढूंढे और उन्हें अपने मकसद के लिए तैयार करे। अब देखिए, दोनों मास्टरमाइंडों को अपना प्लान पूरा करने के लिए एक हथियार चाहिए था। एक ऐसा इंसान जिसकी निजी कमजोरियों को पहचाना जा सके और फिर उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल किया जा सके। यही वो कड़ी थी जिसने इन दोनों अपराधों को मुमकिन बनाया। वेगास में ये इंसान थी 21 इयर्स की हेदर टॉलचीफ। उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था, नशे और अनदेखी के माहौल में। जब वो सोलिस से मिली तब वो अपनी नौकरी खो चुकी थी, बिल्कुल अकेली थी और अपनी जिंदगी में किसी मकसद की तलाश कर रही थी। यानी भावनात्मक रूप से वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। और पुलवामा में ये शख्स था 20 साल का आदिल अहमद दार, एक भटका हुआ नौजवान जो विरोध प्रदर्शनों में शामिल होता था, लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई में उसे गोली लगी तो उसका गुस्सा नफरत में बदल गया और वो बदला लेने के लिए तड़पने लगा। बस यहीं से वो कट्टरपंथ की तरफ मुड़ गया। दोनों ही मामलों में जिस मनोवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल हुआ उसे प्रेडेटरी ग्रूमिंग कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपराधी पहले अपने टारगेट का भरोसा जीतता है, उससे एक गहरा रिश्ता बनाता है और फिर धीरे धीरे उसे अपने आपराधिक इरादों के लिए तैयार कर लेता है। देखिए कैसे किया गया ये। सोलिस ने हीदर के इमोशनल वॉइड को प्यार और रोमांच के वादों से भर दिया। उसने हिप्नोसिस वाली VHS टेप्स का इस्तेमाल करके उसके दिमाग पर पूरी तरह काबू पा लिया था। दूसरी तरफ जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल के गुस्से को एक मकसद दे दिया, उसे एक हीरो की पहचान दी और शहादत के बाद जन्नत का लालच दिया। दोनों ही मामलों में उनकी सबसे गहरी कमजोरियों का फायदा उठाया गया। तो अब जब इन किरदारों को दिमागी तौर पर तैयार कर लिया गया तो अगला कदम था अपराध की प्लानिंग। और मजे की बात यह है कि यहां भी हमें एक और बड़ी समानता मिलती है। दोनों ही मामलों में कामयाबी के लिए अंदर की जानकारी यानी एक इनसाइड जॉब की सख्त जरूरत थी। दोनों योजनाओं की रणनीति लगभग एक जैसी थी। पहला कदम घुसपैठ। सोलिस ने हीदर को उसी आर्मर्ड ट्रक कंपनी में नौकरी दिलवाई जिसे वो लूटना चाहता था। दूसरा कदम निगरानी। हीदर ने सोलिस को अपने रोज के रूट और कैश की सारी जानकारी दी, ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा में शाकिर बशीर ने CRPF के काफिलों की हर हरकत पर नजर रखी। और आखिरी कदम कमजोरी का फायदा उठाना। वेगास में कैसीनो के एक फिक्स रूटीन को निशाना बनाया गया और पुलवामा में एक बड़े और धीरे चलने वाले काफिले को। लेगास में इस पूरी साजिश का नतीजा था $30 लाख। ये एक ऐसा अपराध था जो पूरी तरह लालच पर टिका था। और पुलवामा में इसी साजिश का नतीजा था
200 किलो RDX विस्फोटक। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि लालच और तबाही के इरादों में कितना बड़ा फर्क होता है। चलिए अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं, जहां इन दोनों मामलों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अपराध के बाद इन दोनों कहानियों के जो सेंट्रल किरदार थे, उनका अंजाम एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। हेदर टॉलचीफ वो 12 साल तक भागती रही। इसी दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया और एक नई पहचान के साथ जीने की कोशिश की, लेकिन आखिर में अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ आदिल अहमद डार हमले में मारा गया और आतंकी संगठन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो में उसे शहीद की तरह पेश किया। और जहां तक मास्टरमाइंड्स का सवाल है, रॉबर्टो सोलिस आज तक नहीं पकड़ा गया और FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। जैश-ए-मोहम्मद को भारत के जवाबी हवाई हमलों का सामना करना पड़ा और उमर फारूक, जिसने आदिल को तैयार किया था, बाद में एक मुठभेड़ में मारा गया। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये दोनों घटनाएं हमें एक ही सच बताती हैं। चाहे वो लाखों डॉलर की डकैती हो या एक भयानक आतंकी हमला, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, किसी इंसान की कमजोरी को पहचानकर उसका फायदा उठाना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, इतिहास में ऐसे और कितने बड़े अपराध होंगे जिनकी नींव किसी एक इंसान के अकेलेपन, गुस्से या मकसद की तलाश जैसी खामोश कमजोरियों पर रखी गई हो।